This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई होप यू आर एंजॉयिंग लाइफ। मजा कर रहे हो, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक। तो दिस इज सेशन 9th ऑफ सॉल्यूशन। हमने 8 तक किया। 8 में हमने इंट्रोड्यूस किया था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एज यूट्रॉप्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वो कर लिया होगा। तो आज हम आगे चलते हैं। यू रिमेम्बर रॉल्स लॉ। एक में हमारे पास वोलेटाइल सल्यूट होगा और एक में हमारे पास नॉन वोलेटाइल सल्यूट होगा। सॉल्वेंट दोनों में वोलेटाइल ही होगा। फॉर वोलेटाइल ए एंड बी आप लोगों ने ये रिलेशन डिराइव किया था। इसके ऊपर हमने खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट डिराइव किया था। पिछली क्लास में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस, ये हमने सॉल्यूशंस देखे थे। हमने एजियोट्रॉप्स भी किया। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमने डिस्टेंस डिफरेंसेस देखे और हमने ये सब कुछ किया था। हमने डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव और डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव सब प्रकार के सॉल्यूशंस के लिए भी देखा। एजियोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। एक द नेगेटिव डेविएशन वाले अगर एजिट्रॉप बनाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बोलेंगे। पॉजिटिव डेविएशंस वाले सॉल्यूशंस अगर वो एजिट्रॉप बनाए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हम उनको मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप बोलने वाले हैं। ऐसा हमने पिछली क्लास में देखा। जिन लोगों ने पिछला सेशन मिस किया था प्लीज उसको देखें और आगे बढ़ें। ठीक। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। कहां से आगे बढ़ रहे हैं बेटे? हम लोग इस वाले हाफ में आ रहे हैं जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल मोलर मासेस, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। ये हमारा आज के दिन का टारगेट रहने वाला है। ठीक। राइट। तो चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ओर आज के लेक्चर्स में आगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं क्लास नोट्स में बेटे इनको सीपी के नाम से एब्रिवेट करने वाला हूं। द dilute solutions of non-volatile solute exhibit certain characteristic property which do not depend upon the nature of the solute but depend only on number of particles of solute, that is on the molar concentration of the solute. These are termed as colligative property which is being derived from latent together, right? So एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आपको कहा कि colligative property are certain properties which are directly proportional to number of moles of solute in, of course, fixed solvent के बीच में। मान लो आपने 1 लीटर ऐसे ही बोल दिया, 1 लीटर आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, उसके बीच में मैंने 1 मोल से, राइट, समझाने के लिए क्लोराइड आयन, एसीटेट आयन, सोडियम आयन, हीमोग्लोबिन, राइट, यूरिया, ग्लूकोज, कोई भी चीज इनमें से एक डाली है तो ऑल विल हैव the same colligative properties। वो क्या है अभी बताता हूं, अभी के लिए आप फोकस करें। colligative property is directly proportional to number of moles of solute for the fixed amount of solvent। बेशक वो नेगेटिव आयन हो, बेशक वो छोटा नेगेटिव आयन हो या बड़ा हो, या वो पॉजिटिव हो या वो न्यूट्रल हो, या वो छोटा हो या वो बड़ा हो। हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा है, इसका जो मोलर मास है वो 67,000 के आसपास है, ग्राम के आसपास। तो अगर आप 1 मोल इनको 1 लीटर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सबकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब इंट्रोड्यूस करता हूं सेम हो जाएगी। ऐसा हमने कहने की कोशिश की है। दैट इज, रिपीट कर रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, राइट,
which depends only on the number of particles of solute, only on the number of particles of solute, not on the nature. देखा ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, are known as colligative properties. There are four colligative property, काफी important है. Relative lowering in vapor pressure, आप पहले कर चुके हैं, हल्का फुल्का रिवीजन भी कर लेंगे. Elevation in boiling point, हम देखेंगे अगर आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल देंगे, लिटिल बिट पानी में डाल दिया हमने, मुट्ठी भर नमक डाल दिया, तो जो प्योर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉयल करेगा. कितना एलिवेट होगा 100 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड इज डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट. प्योर पानी ऐसे ही बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, तो अगर आप उसमें एक मुट्ठी भर के नमक डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, whatever you are going to add non volatile solute, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री के मुकाबले कम हो जाएगा. हम उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी सबस्क्रिप्ट पैरो में एफ लगा देंगे. और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई बोलने वाले हैं. दीज आर गोइंग टू बी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इंपॉर्टेंट है बेटे, काफी इंपॉर्टेंट है. क्या? इट इज गोइंग टू बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इकट्ठा RLVP is a colligative property, lowering in vapor pressure is not the colligative property. Elevation in boiling point is the colligative property. Depression in freezing point is the third colligative property. And fourth, osmotic pressure is the colligative property. याद नहीं करना, 4 colligative properties हमारे पास हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं. Now, सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या फायदा होगा. ठीक है, नेचर में एक फिनोमिना है, बट हमें उससे क्या फायदा होगा. हम आप लोगों को साइंटिस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है. तो आप लोग नई नई चीजें ढूंढेंगे, और आप लोग जब नई नई चीजें ढूंढेंगे तो दुनिया आपसे उनका मोलर मास पूछेगी. मोलर मास कितना है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी एनालिसिस करनी है. तो उसके लिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काम में आने वाली है, राइट. वो कैसे होगी वो अभी आप आने वाले समय में सीखने वाले हो, बट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है, राइट. हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर बच्चों? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्लास नोट्स में RLVP नोट्स बनाते हुए RLVP, लिखने के लिए पेपर में स्कूल में relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. याद नहीं करना है. इस वक्त हम RLVP के ऊपर बढ़ रहे हैं. This has been discussed, right, already. हमने इसको पहले ही डिराइव भी कर लिया है, डिस्कस भी कर लिया है. यू रिमेंबर, हमने इनको पिछले लेक्चर्स में देख लिया था. PA0 माइनस PA, बेटा ये PA है, ये गलती से इसको साफ कर देते हैं, ये आ गया था, ये P, ओ नहीं मेरे से गलती होगी, सॉरी, PA0 ही है, तो मैंने गलती से उसको रख करने की कोशिश की. इज इक्वल टू XB NB प्लस NA. ऊपर वाला रिलेशन तो सदा के लिए वैलिड होएगा ही होएगा, हम इसको 1 बोल देते हैं. बट जब सॉल्यूशन काफी डाइल्यूट होंगे तो आप डिनोमिनेटर में से NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आप नीचे वाले रिलेशन को यूज कर सकते हैं. हालांकि जो ऊपर वाला रिलेशन होगा बेटे वो ज्यादा बेहतर होगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा, पर वो डिपेंडेंट होगा कि आपके पास कैलकुलेटर है या नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं कि आप थ्योरी में बैठे हैं, तो आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे. बट मैं एडवाइस करूंगा अगर कैलकुलेटर है तो ऊपर वाला करना बेहतर, अच्छा रिजल्ट आता है. Derivation has already been done. I'm giving you as a homework, right?
अगर नहीं आती है तो जहां पे हमने रॉल्ट्स लॉ डिस्कस किया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वहां पे जाके आप दोबारा देखिए। मैंने तो ये वाला रिलेशन पकड़ लिया है, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बेटे, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करवाता हूं। आपके स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में, प्रूव RLVP इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटे मैं यहाँ पे RLVP लिख रहा हूँ, आप चाहें तो क्लास नोट्स में पूरा लिखें या आप ऐसे लिखें, एक ही चीज है, इज इक्वल टू XB NB प्लस NA, राइट। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप कह रहे होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हो? जल्दी बेटे आपको बताऊंगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से मेरी जो मेजरमेंट्स होंगी वो ज्यादा एक्यूरेट होंगी, ठीक, अदरवाइज एसोसिएशन डिसोसिएशन और कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो दिस RLVP डेल्टा P बाय PA नॉट, बेटे मैं अलग अलग एब्रिविएशन यूज करता हूँ, अलग अलग फॉर्मेट यूज करता हूँ, दिस इज ऑल्सो RLVP, यू नो इट, इज इक्वल टू NB बाय NA। यू नो, जब NB बहुत बहुत छोटा हो NA के मुकाबले, तो हम रिलेशन नंबर 2 यूज कर सकते हैं। फॉर फिक्स्ड अमाउंट of solvent, RLVP becomes directly proportional to number of moles of solute, ठीक है, ये प्रूफ है कि RLVP is a colligative property, right? RLVP is a colligative property, इसका मतलब आप एक मोल इन फिक्स्ड, अगर आप WA या फिक्स्ड NA ले लेते हैं, WA नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स कर देते हैं, तो सबकी relative lowering in vapor pressure सेम होगी, राइट। अभी भी आपने क्या कहा, RLVP is directly proportional to number of moles of solute. Now RLVP is WB by MB, राइट, ये नजर आ गया ना। तो अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ WB ले लूं सोल्यूट की, तो RLVP is directly proportional to 1 by molar mass और inversely proportional to molar mass हो गया। That is colligative property, हर colligative property की कोई property निकल के आएगी। Every colligative property is directly proportional to number of moles of solute and inversely proportional to the molar mass of solute, please ध्यान देना, for other things constant, other things क्या है, amount of solvent and weight of solute अगर हम constant रखेंगे। देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए, राइट, ऐसा हमने अभी डिराइव किया। देखिए, लेट इट बी आपको समझाने के लिए मैं 10 ग्राम ईच ऑफ, याद रखें, इन फिक्स्ड WA एंड WA, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, हमने सॉल्वेंट एंड सोल्यूट फिक्स कर दिया है। समझाने के लिए बेटा 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ C6 ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, राइट, इट इज NH2CO NH2 ले लेता हूं। इनका जो मोलर मास है पुत्रो, दैट इज 342, 180 एंड 60 है। तो RLVP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है ना, जितना मोलर मास कम होएगा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होएगी, ज्यादा होएगी। अरे घबराने का नहीं है, कहानी तो वही है ना। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो 10 by 342, 10 by 180 and it is 60 by
गलती होगी, 10 लिखना था, 10/60। तो इसके मोल्स क्या होंगे बेटे, मैक्सिमम। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, colligative property is directly proportional to number of moles of solute and colligative property is inversely proportional to molar mass of solute। ध्यान रखना बेटे, ठीक। रिलेशनशिप 1 डिराइव हमने कर दी थी एंड रिलेशनशिप 2 प्लीज ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के बीच में। वैसे तो काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट क्यों ना एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इससे बैटरी रिचार्ज हो जाती है। मिलके करते हैं बच्चों, ठीक है। तो he says vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17.5 mm mercury. P naught is 17.5 and lowering of vapor pressure of the solution, lowering का मतलब P naught minus P delta P is equal to 0.061. So he is asking first part, the relative lowering of vapor pressure। एक मिनट बेटे, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, RLVP। तो RLVP is equal to delta P by P naught 0.061 is divided by 17.5, that will be the RLVP। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.00348, right? This is a relative lowering of the vapor pressure। हमने पहली चीज सॉल्व कर दी है, that is ये वाली चीज, RLVP is going to be 0.038। Let's move further। He is asking the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution। तो सेकेंड पार्ट में आ गया, this is P naught minus P by the P naught is equal to RLVP is equal to 0.00348, ठीक। So you can calculate P, or simply it is P naught minus P is equal to 0.061। तो P is equal to P naught कितना दे रखा है, 17.5 माइनस 0.061, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 17.439 mm ऑफ मर्क्यूरी। आपने बच्चों यहाँ पे सेकंड चीज सॉल्व की है, सेकंड वाली क्या चीज, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मर्जी तरीके से कर लो, बेशक इस तरीके से कर लो या बेशक इस तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आना है। अब मैं इस पोर्शन पे आ गया हूं, राइट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो RLVP इज इक्वल टू XB, यानी कि इस वक्त शुगर, वो तो हमने निकाल ही दिया, 0.00348। तो मोल फ्रैक्शन of water will be 1 minus 0.00348, 0.99 के आसपास होगा, 65 ले लेते हैं, that is going to be आपका थर्ड पोर्शन हो जाएगा। सुनो, मैंने सॉल्व किया, आपने इसको रिपीट करना है, एक बार दोबारा आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम आपके लिए बार बार काम करते रहते हैं, यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या मैं आगे जा सकता हूं? ग्रेट। There's a question on the screen. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is this much। P naught बता रखा है। A non-volatile non-electrolyte weighing 0.50 is added to 39 gram of benzene।
The vapor pressure of the solution is this much. What is the molar mass of the solid substance? तो बच्चों ये स्लाइड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा देखेंगे, कुछ नहीं आएगा। रिलेशन क्या लगेगा? P डॉट माइनस दिस बाय P नॉट इज इक्वल टू WB बाय MB। कर चुके हैं ना बहुत बार। तो WB बाय MB प्लस WA बाय MA। ऑन द अजम्पशन के सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मैंने इसको उड़ा दिया। तो 0.850 माइनस 0.845, ये देखो दे रखा है डाटा, डिवाइडेड बाय 0.850, 0.5 दे रखा है, MB निकालना है, राइट। WA 39 ग्राम, बेंजीन का मोलर मास C6H6 78 ग्राम पर मोल होता है। तो कैन यू कैलकुलेट द आंसर बच्चों? राइट, यू विल डू इट बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, प्लीज सी टू दैट। ओके, ये वाला यहाँ पे। So now this is NCERT question I'm giving you as a homework and this is very very important। और ये आपके जेई में और नीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। So please make sure that you are going to solve it, an important question है। Solution यहाँ पे है, तो प्लीज आप यहाँ से इसको अपने आप करने वाले हैं, ठीक हो जाएगा। So what are we doing? We are doing colligative property। Colligative property are directly proportional to number of moles of solute and एक colligative property that is RLVP हमने की है। अब हम आगे जाने वाले हैं, that is second, elevation in boiling point, the second वाला RLVP। तो याद करिए हमने कहीं आपसे बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to external pressure, right, is called boiling point। आपको याद होगा मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मेरे शोल्डर का लेवल है दैट इज द वेपर प्रेशर और ये जो है आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो अगर आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर है ये इसके बराबर हो गया तो हम कहेंगे जी बॉइलिंग शुरू हो गई। एवरीबॉडी रिमेंबर द ग्राफ। हम इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, इस एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर ले रहे हैं। तो कहीं पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर अज्यूम करते हैं हम, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो यहाँ पे है। हम जब इसको प्लॉट करते हैं ये लीनियर स्लोप में आ जाएगा। एक जगह पे जाके ये वाला टेम्परेचर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये वाला जो ग्राफ है बेटे, ये इस वक्त हम प्योर सॉल्वेंट का दिखा रहे हैं और TB नॉट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप जानते हैं addition of non-volatile solute, the vapor pressure of solution decreases, hence boiling point will increase। देखो ना, याद करो ये वेपर प्रेशर अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? गिर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? और बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी। तो अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट उसी ग्राफ में यहां पे था ये वाला, तो बेटे वेपर प्रेशर क्या करेगा सॉल्यूशन का, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आपने सोल्यूट की डाल दी है। द ब्लू कर्व रिप्रेजेंट सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल solvent and non-volatile solute। The vapor pressure will decrease with respect to pure solvent।
तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा नीचे की तरफ। अगर ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट हमारा इतना था, अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बेटे यहां पे मैच करेगा, so this will be the new increased boiling point of the solution, new increased boiling point of the solution। ऐसे ही बेटे आपको समझाने के लिए देखो ऐसे ही बोल दिया, राइट, लेट इट बी, लेट दिस बी 100 डिग्री सेल्सियस, लेट दिस बी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, 105 डिग्री सेल्सियस, then delta TB is going to be 105 degree Celsius minus 100 degree Celsius is 5 degree Celsius. What is this? The increase delta TB। और सुनो एक important चीज, you remember it is 0 degree Celsius is 273.15 Kelvin। तो मजेदार चीज देखो, 105 is going to be 378, 273 ऐड कर दो ना, 0.15 केल्विन माइनस 273.15 केल्विन is equal to 5 Kelvin। That is same, NV का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में जो इंक्रीज होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगर 1 केल्विन बढ़ा है तो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा इंक्रीज, क्योंकि दोनों में 273 का डिफरेंस होगा, लोअर और फाइनल में भी। समझ गए? ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा हमने कहा। अब देखो बच्चे, जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होएगा, राइट, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना वेपर प्रेशर कम होएगा। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, राइट। वेपर प्रेशर इसका काले वाले से, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C1। नाउ ग्रीन वाला इंट्रोड्यूस किया है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C2 वेयर C2 इज ग्रेटर देन C1। तो बेटे वेपर प्रेशर कम 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 नहीं होएगा। अरे याद करो, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे नॉन वोलेटाइल उतना वेपर प्रेशर कम होएगा, ऊपर जगह कम हो जाएगी उसको उड़ने में एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इस वक्त डेल्टा टीबी अगर मैं ओरिजिनल के मुकाबले देखूं तो ये होगा, पुराने वाला डेल्टा टीबी कितना था जितना पिछले पेज पे किया था, ये वाला, राइट। व्हाट इज डेल्टा टीबी? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन? जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा और ज्यादा बढ़ने वाला है। समझ पा रहे हो ये चीज को? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड द सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, the lesser the vapor pressure of the solution, the higher the increase in boiling point, that is delta TB, 105, 110, 115, 120 and so on, that is delta TB is directly proportional to molality। Remember, molarity नहीं लेना है क्योंकि molarity is valid only for room temperature, जबकि molality is valid for boiling point and freezing points. So here the concentration will be molality, and delta TB is equal to KB, delta TB is equal to KB into M। बेटा ये जो K लिखेंगे ना आप छोटा लिखेंगे क्योंकि कैपिटल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिजर्व्ड है। दिस इज KB, where KB is known as molar elevation constant, molar, and M is going to be the molality, molality, stress कर रहा हूं molality।
मैं चाहूंगा कि आप ये रिलेशन आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, रफ में प्लीज कर लो और मुझे बताओ। ठीक, अब मैं करता हूं रिवीजन के लिए, इज इक्वल टू के बी इंटू एम, राइट। मोलैलिटी के टर्म्स डाल देते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ग्राम्स में हुआ तो भूलिएगा मत, आप न्यूमरेटर में 1000 डाल देते हैं। दैट विल बी द वे हम इन रिलेशन को लिखेंगे। प्लीज ए एंड बी रिलेशन को अपनी नोटबुक में कॉपी करिए रफ में। ठीक, हो गया, गुड। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब मत लिखो, मैं तो रिपीट करवा रहा हूं। वे डेल्टा टी बी इज टी बी माइनस टी बी नॉट, 115 माइनस 100 पॉजिटिव में होएगा ये। एम इज मोलैलिटी। अब प्लीज फोकस करना, केबी इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा नाम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डू यू रिमेंबर इबिलियोस्कोपी क्या होता था? इबिलियोस्कोपी इज द साइंस डीलिंग विद हाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। रिमेंबर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अरे इसका क्या मतलब हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए, बेंजीन के लिए, xylene के लिए, टोल्यूइन के लिए, they all will have Kb different from each other. Characteristic of a solvent है, ठीक। Kb का रिलेशन m, what is m? Molar mass of solvent, r the gas constant, Tb not ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिवीजन कर रहा हूं। टीचर है तो आदत हो जाती है ना ज्यादा बताने की, क्लैरिटी से नहीं, केल्विन में लेना है। ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन इन द केल्विन। जब डिफरेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू 1000। व्हाट इज द डेल्टा एच वेपराइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ वेपराइजेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 mole of a liquid to its vapor, right, at its boiling point. That is the heat required to convert 18 ग्राम ऑफ पानी, 1 मोल ऑफ पानी, लिक्विड से गैस पे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन को उसके मोलर मास 18 से डिवाइड कर दें, सो दैट विल बी 1 ग्राम के लिए नहीं आ जाएगा, एंड दैट टर्म इज नोन एज बच्चों हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? बेसिकली यहाँ पे 1 ग्राम आ जाता है और यहाँ पे 1 मोल आ जाता है। 1 ग्राम पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्यों करवा रहा हूं? हमने आपको ये रिलेशन कराया, mRTB नॉट का स्क्वायर हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। बच्चों ये वाली टर्म को, m को उठा के इसके नीचे ले आता हूं, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू m कर देता हूं। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? L लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H की जगह पे, तो आपके पास ये आ जाएगा एक अलग वैल्यू Kb के लिए। RTB नॉट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000 आ जाने वाला है। Kb for water is going to be 0.52 Kelvin per मोलर। इसका क्या मतलब हुआ? राइट?
पानी के लिए Kb की वैल्यू दिमाग में रख दो। क्यों? क्योंकि पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखते हैं बेटे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं। तो पहले वाला रिलेशन क्लियर है। मैं Kb को 0.52 केल्विन पर मोलर लेता हूं पानी के लिए। Suppose we have 1 molar solution of any solute in water. तो अगर मैं ऐसा करता हूं बेटे तो उसकी वैल्यू मैं डाल सकता हूं, राइट? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। 0.52 केल्विन पर मोलर, मोलालिटी को 1 मोलर डाल देता हूं, ये कट गया, 0.52 केल्विन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनी सोल्यूट, सॉल्वेंट पानी अगर होगा तो 1 मोल के लिए 0.52 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक, अगर आप कम लेंगे ज्यादा लेंगे उसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा। मान लो 2 मोलर लिया तो 2 इंटू 0.52, 0.1 मोलर लिया तो 0.52 इंटू 0.1 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने वाला है। क्या ये चीज आप समझे? एक और इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकंड बेटे। ठीक, समटाइम्स द वैल्यू ऑफ Kb आर गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ Kb आर गिवन इन केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम। केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम। देखो आपके पास, ध्यान से देखिएगा, Kb इज 0.52 केल्विन पर मोल, मोलर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.52 केल्विन पर मोल पर 1000 ग्राम नहीं हो गया? तो अगर आपके पास सिर्फ मोलालिटी को देखो, 1 मोल 1000 ग्राम में हो और आपके पास 1 मोल अगर 100 ग्राम में हो, तो ये वाला सॉल्यूशन 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो गया? तो अगर ये 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो यहां पे डेल्टा टीबी उससे 10 टाइम्स ज्यादा नहीं होएगा? यही तो कहना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक, तो अगर आपको केल्विन पर मोलर दे तो उसका मतलब क्या? 1 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.52। और अगर ये हो केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम, ये वाला, तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय 5.2 केल्विन। 1 मोल वो 0.52 बढ़ा रहा है और वो 5.2 केल्विन बढ़ा रहा है, बिकॉज दैट्स ए 10 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। But please do not forget that we always use this value in our all numericals, because हम NCERT को, हम IUPAC को फॉलो करते हैं, तो हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस को हम फॉलो करते हैं। हम समझ गए हैं? क्या हम आगे जा सकते हैं बेटे? हर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट और डिफरेंट होगी। नाउ दिस रिलेशन क्लियर? NbWa in kg। सेकंड, अरे मैं रिलेशन यूज कर रहा हूं मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर फिक्स्ड WA, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB, हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो आपसे पूछ सकता है कि प्रूव डेल्टा TB इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार से ये स्टेप करना है। ऑल्सो पिछले पेज से ले आए तो मैंने इसी रिलेशन को ऐसे बेटे इस पेज के ऊपर 1 बोल दिया, उससे डिस्टिंक्शन हो जाती, इस पेज पे 2 बोल दिया। For fixed amount of WB and WA, delta TB is inversely proportional to molar mass of solute. That's the definition of colligative property. The colligative property is directly proportional to number of moles of solute and inversely proportional to the molar mass of the solute. सुनो, प्रैक्टिस के लिए delta TB is equal to TB minus TB naught.
रिमेंबर TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। डिफरेंस केल्विन पे हो डिग्री सेल्सियस में हो सेम रहेगा। डेल्टा TB इज KB इंटू M, KB WB MB WA इन kg होगा। KB is a characteristic of every solvent। वैल्यूज याद नहीं करनी है, बट KB वाटर के लिए 0.52 केल्विन पर मोल, मोलल केल्विन पर मोल पर 1000 ग्राम, और 5.2 केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम लेना बेटे। आपको जो ये ट्रिपल स्टार है, आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अगर वो आ गई तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। नोटिस देखो 5.2 केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम, दैट विल बी द डिफरेंस। ठीक, ये आपने ध्यान करना है। बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इसको कॉपी कर लें तो ये और बेहतर हो जाएगा। पॉज कर दो, कॉपी करो, 2 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग खोल दीजिएगा। चलो जी, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग को, स्पीड को यूज करो। क्वेश्चन देखते हैं बेटे। द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन पर मोल। Kb 2.52 केल्विन पर मोलर। इसका मतलब अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लोगे बेंजीन के अंदर तो 2.52 केल्विन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जितना भी हुआ। A solution of some organic substance boils at this much degree higher. तो डेल्टा TB माइनस TB नॉट इज 0.126 डिग्री सेल्सियस लेना है। आपकी श्रद्धा है केल्विन लेना है, जो मर्जी ले लेना। मैं एडवाइस करूंगा केल्विन यूज करना, क्योंकि केल्विन आप केबी के यूनिट्स में भी ले रहे हो। बाकी दोनों लेके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। व्हाट इज द मोलैलिटी? तो डेल्टा TB इज KB इंटू M, 0.126 केल्विन, 2.52 केल्विन पर मोलल इंटू मोलैलिटी। केल्विन केल्विन कट गया तो मोलैलिटी इज 0.126, 2.56 ये ऊपर आ गया, सो दैट इज गोइंग टू बी रफली 0.05 आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए? ऐसा प्लीज इसको एज अ होमवर्क रिपीट करेंगे। दैट इज वी सॉल्व्ड। क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया? The boiling point of benzene is itna when this much gram is added, the boiling point becomes itna. तो बेटे डेल्टा TB कितना आ गया? 354.11, 353.23। बताइए जरा कितना हो गया? पॉइंट, हाँ जी, 88। क्लियर? अब उसने हमारे से मोलर मास पूछा है। डेल्टा TB, WB, MB, WA अगर ग्राम्स में है तो 1000 डाल दीजिएगा। 0.88, WB कितना बच्चों? 1.80, MB मोलर मास निकालना है, इनटू 1000। बेंजीन का कितना वेट दिया है उसने? 90 ग्राम। तो क्या आप MB निकाल सकते हो? 57.5 ग्राम पर मोल।
Colligative property is used for calculation of molar mass of unknown solute. That is what I have done. तो बच्चों, क्या मैं ये आपको होमवर्क दे सकता हूं? राइट? कैम्फर, क्वेश्चन पढ़ो. 0.73 gram of camphor in this much gram of acetone boils at this much. तो डेल्टा टीबी कितना आ गया? डेल्टा टीबी 1 56.55 minus 56.30 0.25. चेक कर लो. A solution of 0.56 gram of unknown compound boils at 56.46. तो डेल्टा टीबी दूसरे वाला कितना आ गया? 56.46 minus 56.30 0.16 डिग्री सेल्सियस ले लो, केल्विन ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा था तो ये ले लिया. इससे मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट निकाल के दो. तो बेटा पार्टी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into M1. Delta Tb2 is Kb into M2. No? Concentration फर्क है. अब सेम सॉल्वेंट है, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. तो डेल्टा Tb1 डेल्टा Tb2 is molality 1 molality 2. वैल्यूज डाल दो यार. 0.25 0.16. M1 बेशक सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, बेशक यहां पे कर लो. दिस इज 0.730, राइट, डिवाइडेड बाय 152. एक मिनट, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लेता हूं, आंखों के लिए फ्रेंडली बन जाएगा बेटे, और कुछ नहीं होएगा. मैं M1 लिख रहा हूं 0.730 बाय 152. कैम्फर के लिए बेटे दे रखा है इनटू 36.8 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.564. इसका मोलर मास पता नहीं है, इनटू 1000, राइट. सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट 36.8. क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अरे देखो ना यार, इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया. 0.25 0.16 0.730 152 0.564 MB. चलो जी, कैलकुलेटर उठाओ, MB करो. मैं भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, ठीक. तो कभी कभी इस पे भी करेंगे, कभी कभी उस पे भी करेंगे. कैलकुलेशन प्लीज अपनी करेंगे. 0.25 into 152 0.564 divided by 0.16 divided by 0.730 183.5 is your answer. मतलब बेसिकली एक में से केबी निकाल के दूसरे में से वैल्यू डाली है बच्चों. बेशक इस ढंग से निकालना, पहले केबी निकाल के फिर केबी में पुट कर देना, तो मैंने सीधा उसको इक्वेट कर दिया. दोनों ढंग से क्वेश्चन करके देखना, इस ढंग से भी और इस ढंग से भी, दोनों तरीकों से बेटे करके देखिएगा, राइट.
होमवर्क है, ठीक, वही है होमवर्क। हिंट्स दे रखा है तो इस करके आपको दे रहा हूं, होमवर्क, होमवर्क, राइट। एंड here we are, here we are, that is the qualitative property। हम थर्ड पे आने वाले, आज तीन ही करेंगे इस सेशन में। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं बिल्कुल सेपरेटली चलाने की कोशिश करूंगा बेटे, ठीक है, वो बड़ी है। तो हमने आरएलवीपी कर लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर गया, अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। यू रिमेंबर फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing point is a temperature where vapor pressure of solid and liquid state becomes equal, or we can say that solid state and liquid state of a substance exist in equilibrium. That is, no more solid melt and no more liquid solidify. पहले भी कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पे हम इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर रख रहे हैं, इस एक्सिस पे टेम्परेचर रख रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था सॉलिड भी जो कि वेपराइज हो सकते हैं, वेपराइज होते हैं, ठीक है, सारे नहीं। आप नमक को वेपराइज नहीं करेंगे, आप बर्फ को कर सकते हैं। तो ये ब्लैक वाला सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड तो आएगा ही आएगा। एक जगह पे जाके यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, और इसके बाद आपका लिक्विड फेज शुरू हो जाता है, राइट। और यहाँ पे लिक्विड और गैस रहती है। इस जगह पे जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं, सेम टेम्परेचर है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होएगा वो इतना होगा। दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, राइट, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करें, जैसा पहले किए थे। We remember on addition of non-volatile solute to volatile solvent, the vapor pressure of solution decreases. ठीक, सबका हार्ट वही है, the vapor pressure decreases on addition of non-volatile solute. Therefore, the freezing point of the liquid decreases. Depression in freezing point is observed. क्या ये समझ पा रहे हो बच्चों? देखो, आपके पास ब्लैक वाला इज प्योर लिक्विड है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट है, ब्लैक वाला। तो प्योर सॉल्वेंट में एक जगह पे जहां पे आपके पास सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएंगे, उनका वेपर प्रेशर सेम होगा, उस वक्त जितना भी टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल सॉल्वेंट कहलाएगा। अब ब्लू वाला सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बेटे वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो अब ये जो ग्राफ है वो नीचे चले जाएगा, और अब हमारा कोई ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। अगर वो नीचे आएगा तो हमारे पास लिक्विड की फॉर्मेशन काफी पहले हो जाएगी। पहले बर्फ से जो पानी बन रहा था 0 डिग्री पे, अब वो -20 पे, -10 पे पैदा हो जाएगा। तो उस वक्त जो भी टेम्परेचर रहेगा जहां पे सॉलिड और लिक्विड अब इक्विलिब्रियम में आएंगे, दैट विल बी नोन एज न्यू फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बेटे समझाने के लिए ऐसे ही इसको मैंने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, इसको -5 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, तो डेल्टा TF is 0 minus 5 is 5 degree Celsius, और 273.15 minus 268.15 5 केल्विन आ जाएगा।
ये 5 मैंने से बोल दिया, से समझाने के लिए। गॉट इट? अब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ही हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा और कम होता चला जाएगा। Since the vapor pressure of the solution containing non-volatile B decreases with respect to that of pure solvent, having freezing point of solution decreases with that of pure solvent. तो delta TF is directly proportional to molality. वहां पे delta TB था, यहां पे delta TF आ गया है। KF ले आए हैं, delta TF is equal to KF into M आ गया है, where Kf is molar freezing constant or cryoscopic constant. It is a characteristic of solvent only. पानी का, बेंजीन का, मिथेनॉल का, सबका Kf अलग होगा। Similarly, it is M R Tf naught, वहां पे बॉइलिंग था। हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, जितनी भी एनर्जी का खर्चा हो, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन इनटू 1000। पानी के लिए इसकी वैल्यू 1.86 केल्विन पर मोलल पाई गई है, एक्सपेरिमेंटल है। दैट इज अगर मैं एक मोलल सॉल्यूशन पानी के अंदर लूं तो मोलालिटी कट गई बच्चों, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन। दैट इज 1 मोलल सॉल्यूशन अगर पानी के अंदर हो तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 कम हो जाएगा, सिर्फ पानी के लिए। तो KF either you can write this one, और आप M को उठा के जैसे पीछे हमने किया था, अगर आप इसके नीचे ले जाए तो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आ जाएगा। दोनों सही है। तो KF फॉर वाटर 1.86 दिमाग में रखना, KB फॉर वाटर जरा अपने दिमाग में रखिएगा, फायदा होगा। हालांकि ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ठीक, KF और KB। सो रिलेशन 1 क्लियर, रिलेशन 2 क्लियर एंड रिलेशन 3 क्लियर। डिट्टो सेम, कोई अंतर नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही आ गया है। ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सिर्फ KF KB, KF KB दोनों वैसे ही हैं। सुनो, बड़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अगर हम एक सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये पानी है, इसके अंदर हम शुगर डाल देते हैं, इसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा और इसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, और दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि KF की वैल्यू फर्क है। समझा? ये नहीं कि एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बराबर होंगे, ना 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 ना, सेम सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू के मुताबिक होंगे। जैसा आप पहले कर रहे थे वैसा अभी भी कर रहे हैं। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अक्सर यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है बेटे, पढ़ लीजिए जरा। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, मोलर मास 62 होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो बच्चों डेल्टा TF KF इंटू M, KF पानी है 1.86, तो 45/62 मुझे पता है, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका मोलर मास, इंटू 600, न्यूमरेटर में 1000, ठीक, दैट इज गोइंग टू बी 2.25 केल्विन। आंसर आ गया। द फ्रीजिंग पॉइंट of this solution, freezing point, you remember delta TF is equal to TF naught minus TF है, तो TF is equal to TF naught minus delta TF। पानी के लिए 273.15,
-2.25 केल्विन में कैलकुलेशन में कर रहा हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी 270.90 केल्विन। अच्छा सुनो, ये आंसर तो आपका आ गया। आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं -2.25 डिग्री सेल्सियस, राइट? आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बेसिकली बेटे दोनों की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है। आप इसको एक बार दोबारा करने वाले हैं, जैसा कि दिख रहा है कि ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है। Addition of this much gram of a compound to 50 ml of benzene lowers the freezing point from this to this. If Kf for इतना calculate the molar mass. क्वेश्चन पढ़ लिया, पॉज कर दो अगर नहीं पढ़ा, जब तक पढ़े नहीं है इसको पॉज रहने दो, जब पढ़ लिया फिर इसको पॉज को खोलना। पहले आप सॉल्व कर सकते हो, फिर आगे इसको पॉज को खोलना। तो बेटे मेरी स्पीड को पकड़ो, मुझे हराओ, इनटू m, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मुझे हराओ, ठीक? WB 0.643 by molar mass, बेंजीन का वेट 50 इंटू 0.879, ऊपर क्या आ गया है 1000। दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, सिंपल। राइट, प्लीज डू इट वंस अगेन। होमवर्क सेम 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 करने का कोई लॉजिक नहीं है ना बेटे। होमवर्क ये वैसे ही है जैसे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ टू इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। काइंडली सॉल्व इट। इसने पहले के एफ की वैल्यू निकाल के फिर उसको यहाँ पे डाल दिया है। मैंने इसको कंपैरिजन के रास्ते से पीछे किया था। होमवर्क राइट, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। होमवर्क अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक? रिपीट इट। एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम फ्रीजिंग पॉइंट को किस काम में लेके आते हैं ये सिखा रहे हैं। In running of a car in sub-zero weather, even when the radiator is full of water, which freezes below 273 Kelvin, has been possible due to the fact that depression and freezing point of water take place when appropriate amount of suitable solute called antifreeze is dissolved in water. देखो आपकी गाड़ियों के अंदर, राइट, स्कूटर कार के अंदर एक रेडिएटर नाम की चीज है जिसमें हमने पानी भरा होता है। अगर आप सिंपल पानी से आप कहीं लेह लद्दाख सर्दियों के दिनों में चले जाते हैं जहाँ का सराउंडिंग का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, आपकी कार के रेडिएटर का जो पानी है वो जम जाएगा। अगर वो जम जाएगा वो इंजन को कूल नहीं करेगा तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। हमें उसको जमने से रोकना है तो हम क्या करते हैं, उस पानी के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम एंटी फ्रीज बोलते हैं, पानी में डाल देते हैं रेडिएटर के अंदर। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री -30 डिग्री डिपेंडेंट अपॉन आपने कितना एंटी फ्रीज डाला है पहुंच जाएगा। अगर -10 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो -30 वाले सोल्यूशन को थोड़ा फ्रीज करेगा, तो आपका रेडिएटर के अंदर लिक्विड रहेगा, लिक्विड सर्कुलेट कर सकता है और हमारी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। ठीक,
ठंडे इलाकों में सड़कों पे बर्फ गिरती है, सड़कों पे बर्फ गिरती है तो ये ट्रक सड़क बर्फ साफ कर देते हैं, बट अब बर्फ जमी रहेगी सड़क के साथ, तो ये क्या करते हैं उसमें साथ में ना सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। अब सोडियम क्लोराइड उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम ले जाता है, से -20 डिग्री सेल्सियस पे ले गया है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो -20 डिग्री सेल्सियस पे वो जो बर्फ होगी वो पिघल जाएगी, पिघल जाएगी तो पानी के रूप में रहेगी। अगर वो पिघलेगी नहीं, वो सॉलिड के सरफेस में रहती, तो उसके ऊपर आपकी गाड़ी स्लिप कर जानी थी। हम ये काम करते हैं। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड आर स्कैटर्ड ऑन आइसी रोड्स। This helps in melting the ice as long as outer temperature is above the lowest freezing point of salt water mixture. जो NaCl होता है वो -21 डिग्री सेल्सियस तक पानी को बर्फ नहीं जमने देगा। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को डालें, अभी समझाऊंगा, इसमें से ज्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन, तो ये पानी के टेम्परेचर को -55 डिग्री सेल्सियस तक प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा हमने आपको बताने की कोशिश की। ठीक। व्हाट आर एंटी फ्रीज? एंटी फ्रीज आर सॉल्यूशन विच resist freezing। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय रास्ट मेथड। कैम्फर कपूर नाम की एक चीज है, उसका जो केएफ है ना बच्चों, वो 39.7 केल्विन पर मोलर है। तो इससे फर्क क्या होगा? मान लो, एक सेकंड रुकिएगा, मान लो मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है एक पानी के अंदर, पानी का केएफ इज 0.52 केल्विन पर मोल। एक मेरे पास बेटे कैम्फर है, दैट इज 40 मान लेते हैं केल्विन पर मोलर है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। लेट वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन, वो मैंने ऊपर बता दिया। तो इस केस में डेल्टा टीएफ कितना होएगा? 0.52 केल्विन। इस केस में डेल्टा टीएफ कितना होगा? 39.7 केल्विन। अब इनमें फर्क क्या है? ये इजी टू मेजर है। इजी टू मेजर के अंदर एक तो आसानी रहती है, और दूसरा बच्चों एरर इज गोइंग टू बी क्वाइट लेस। जितनी टर्म छोटी होएगी उतनी डिफिकल्ट टू मेजर होएगी, और जितनी डिफिकल्ट टू मेजर होएगी उतने एरर के चांसेस ज्यादा होंगे, उतने इंस्ट्रूमेंट स्पेशल लगेंगे। आप इसको सिंपल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट बाय फ्रीजिंग मेथड यूजिंग कैम्फर इज नोन एज बच्चों रास्ट मेथड। So with camphor, a significant change in freezing point happen even if very small amount of given organic compound is dissolved. तो जो molecular mass of the compound आता है वो हम accurately measure कर सकते हैं by using ordinary thermometer। एक थर्मामीटर होता है जिसको बोलते हैं हम बैकमैन थर्मामीटर। बैकमैन थर्मामीटर वो ना बड़े कम टेम्परेचर के चेंज को भी मेजर कर सकता है, बट वो महंगा है और उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। देयरफॉर रास्ट मेथड इज प्रेफर्ड। ये आपको एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा। ऑल्सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी अ बेटर मेथड एज गोइंग टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज KF is always going to be more than KB। आपने देखा 1.86 KF और KB 0.52, क्या फर्क होगा? जितना डेल्टा TF डेल्टा TB ज्यादा होगा, मेजर करना आसान होगा। तो डेल्टा TF ज्यादा होगा और हमें मेजरमेंट में मुश्किल कम आएगी। सो बच्चों, हमने आज आपके साथ डिस्कस किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, शुरू की है।
we discussed RLVP, elevation and boiling point, depression and freezing point, few applications of depression and freezing point, numericals. अगली क्लास में हम आपको लेके जाएंगे द ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, काफी इंटरेस्टिंग होगी, उसको हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आपका होमवर्क आज के दिन के लिए 9th सेशन का इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स इन दैट। नोट्स बनाना चाहिए तो शौक से बनाइए। अगले सेशन में सॉल्यूशन 10th में हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? तो तब तक के लिए मेरे प्यारे से बच्चों, जय हिंद। ऑस्मोटिक प्रेशर से अगले सेशन में मिलते हैं बेटे। जय हिंद, बाय, गुड लक।